तो भाई आपका इम्तिहान जो है वो शुरू होने जा रहे हैं इस महीने से। तो एक तो आप सबको गुड लक उसके लिए कि खैर के साथ अच्छे से आप अपने इम्तिहानों में जाएं और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान की बस में जो है वो कोशिश ही है। बाकी दुआ हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। तो थोड़ा सा इम्तिहान में जब जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाना जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है, तभी इम्तिहान में बैठकर थोड़ा मजा आता है पेपर का। वरना फिर पेपर के वो 3 घंटे बड़े गिला गुजरते हैं वो, कि हमें 3 घंटे बैठ के करना क्या है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना हर पेपर की जरूरी है। और हर पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ सबक ऐसे होते हैं जो वेटेज में ज्यादा होते हैं। वेटेज मतलब नंबरों के लिहाज से ज्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले जिनकी वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर को, उन सबक को पहले पढ़कर जाएं, क्योंकि जब हमें पता है कि इसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो हम उनको पहले पकड़ें। देखो, फाइनल रिजल्ट तो यही है कि आप भी और मैं भी ये चाहते हैं कि भाई हम सबके अच्छे नंबर आ जाए पेपर में और हम अच्छे तरीके से 10वीं क्लास जो है वो पास कर लें अगले पड़ाव के लिए, जिनको 12वीं करनी होगी या आगे जो भी करना होगा। तो फाइनल रिजल्ट तो हमें यही चाहिए। तो अगर हम उसी पे ध्यान देंगे तो उसके लिहाज से हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जिसमें वेटेज ज्यादा है, जिसके अंदर हमें लगता है ये सबक ज्यादा नंबर के आते हैं, हम पहले उन सबक को अच्छे से तैयार करें, फिर उसके बाद दूसरे सबक, फिर उसके बाद तीसरे सबक। ठीक है जी। यहां पर आप अपना मतलब ये सोचे कि ये इंटरेस्ट है कि सबक नंबर 1 से ही शुरू करूं या 2 से। यहां पर आपको थोड़े से कम, क्योंकि वक्त है ना, वक्त कम है तो आपको वहां पर पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बाकी जो हम क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर बार बार देख रहे हैं, जो लगभग तीसरा सैंपल पेपर हमारा ये है, तीसरे सैंपल पेपर के अंदर आपको इतना अंदाजा तो हो रहा होगा कि किस सबक के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं पेपर में, है ना जी। तो आप उन पर फिर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, वो क्या है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड इन करंट अकाउंट। अब ये क्या होता है, बैंकों में हमारे अलग अलग किस्म के खाते होते हैं, है ना जी। कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है बैंक में, कोई चालू खाता खुलवाता है, कोई खुलवाता है एफडी, ये बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो उसमें एक खाता होता है करंट अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहते हैं। और चालू खाते की खासियत क्या होती है कि इस खाते वाले शख्स को, जो खातेदार होता है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके खाते में जितनी रकम है उससे ज्यादा निकालने की इजाजत। जी, आपके खाते में जितनी रकम है उससे ज्यादा निकालने की इजाजत आपको मिलती है, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में कि ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट अकाउंट वालों को दी जाती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही फरमाया आपने, ट्रू। ठीक है जी। उसके बाद आपको याद होगा अलग अलग किस्म के बैंक होते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आरबीआई इनेक्टेड कौन से ईयर में। आरबीआई सबको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता है ना जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, जो देश में नोट जारी करने का काम करती है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई इनेक्ट हुआ 1935 के अंदर। ट्रू फॉल्स बताना है। तो अब यहां पर तारीख आ गई, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि ये बिल्कुल तारीख ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में ऑपरेशन स्टार्ट किया आरबीआई ने। ठीक है जी। ऑपरेशन स्टार्ट कब किया, ऑपरेशन स्टार्ट किया 1935 1 अप्रैल को। और ये कानून कब बना, तो आरबीआई एक्ट 1934 कहलाता है ये। तो तारीख नोट कर लीजिए,
आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 में बना था, और यहां पर ये कह रहा है आरबीआई एक्ट इनेक्ट कब हुआ, यानी लागू कब हुआ। देखिए दो बातों में फर्क है। कभी बहुत सारे बच्चे गलती कर दे कि 1934 का कानून था ये तो आरबीआई का, तो वो ये नहीं कह रहा कानून कब बना, वो कह रहा है कानून लागू कब हुआ। तो कानून बना 1934 में था, लेकिन लागू इनेक्ट जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। ठीक है ना। तो थोड़ी छोटी छोटी सी बातें। आरबीआई एक्ट बना कब, 1934 में बना, और लागू कब हुआ, 1935 में उसने अपना काम करना शुरू किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे हम इस क्वेश्चन को। महेश फादर वांट टू सेव 2 लाख रुपीज। महेश के फादर 2 लाख रुपए सेव करना चाहते हैं, सो दैट ही कैन गिफ्ट द मनी टू महेश ऑन हिज ग्रेजुएशन डे। तो वो ये 2 लाख रुपए महेश को गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो गिफ्ट देंगे किस दिन, ग्रेजुएशन डे पर, जिस दिन उसकी ग्रेजुएशन पूरी होगी। ठीक है जी। उन्हें बैंक के साथ किस प्रकार का जमा खाता खोलना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि महेश के फादर ये 2 लाख रुपए सेव करे, वर्ड क्या है, सेव, बचत करना चाहते हैं, और वो महेश को उसकी ग्रेजुएशन पर ये गिफ्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार का खाता बैंक में खुलवाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सा खाता उनको खुलवाना चाहिए इस मौके पर, तो बता पाएगा कौन सा खाता महेश के फादर को खुलवाना चाहिए। खाते लिख लीजिए, खाते नोट कर लीजिए कॉपी में। अकाउंट है कौन कौन से आपके पास, अकाउंट्स, एक सबसे सिंपल वाला है जी सेविंग, बचत खाता। फिर है जी आपके पास चालू, करंट खाता। तीसरा बड़ा खाता है जिसको बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये 3 बड़े खाते हैं आपके पास। एक और डिपॉजिट है जिसका नाम है रिकरिंग। 4 किस्म के खाते हो गए मेरे भाई। जब भी बचत की बात होती है तो बचत के लिए सबसे बढ़िया खाता सेविंग अकाउंट होता है। हाँ, जिसके अंदर आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इसके ऊपर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज भी मिलता है, कम दर से मिलता है लेकिन मिलता है। दूसरा खाता करंट खाता होता है। यह खाता स्पेशली बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है जो तिजारत करते हैं, और इस खाते पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे पैसा डाल सकते हो। तीसरा खाता एफडी, फिक्स डिपॉजिट, और यहां पर फिक्स का मतलब है कि आपके लिए जो वक्त है उसको मुकर्रर किया गया है कि आप इस मुकर्रर वक्त से पहले पहले इसको नहीं निकालेंगे। तो फिक्स का मतलब है एक मुकर्रर वक्त के लिए पैसा जमा कराना। अच्छा, तो जब चाहे जमा और जब चाहे निकालना ना, जब चाहे ना जमा होंगे, जब चाहे ना निकाल पाओगे। इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक खास मुकर्रर वक्त के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, और उसके ऊपर आपको हाई रेट ऑफ ब्याज मिलता है। हाई रेट ऑफ ब्याज सबसे ज्यादा एफडी पर मिलता है। और रिकरिंग में क्या होता है जी भाई साहब, रिकरिंग में यह होता है कि आपने जैसे कहा कि मैं 24 महीने तक पैसे दूंगा इंस्टॉलमेंट में, तो यहां पर आपकी एक तरीके की क्या बन जाती है, इंस्टॉलमेंट बन जाती है। जैसे मान के चले 2000 रुपए महीना आपने कहा कि भैया 2000 रुपए हर महीने दिया करूंगा 2 साल तक, इसको कहेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। तो उसमें सारी कीमत एक साथ जमा नहीं होती, बल्कि कीमत को इंस्टॉलमेंट में यानी टुकड़ों में जमा किया जाता है, लेकिन वक्त मुकर्रर होता है। तो क्योंकि महेश की सेविंग की बात हो रही है, ये देखिए यहां वर्ड अल्फाज से पता चल रहा है कि महेश के बापू जो है वो सेविंग करना चाहते हैं। तो सेविंग के लिए आपने बड़ा सीधा सा कहा, देखो जी इस हिसाब से महेश के बापू को सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो अपना सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाएं। 2 लाख रुपए सेव करना चाहते हैं, ठीक है, महेश को गिफ्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं, तो अब वो सेविंग अकाउंट खुलवाकर इसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहे। 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, काम आ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकिंग का ही है। मिस्टर रवि हैज लिमिटेड इनकम एंड वांट्स टू सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स।
मिस्टर रवि की इनकम जो आय है वो लिमिटेड है, मुख्तसर है, और वो पैसा सेव करना चाहते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बातें करना चाहते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड ही ओपन विद द बैंक? अगेन वही वाली कहानी आ रही है, लिमिटेड इनकम है और जमा करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर भी आप सेविंग अकाउंट ही सजेस्ट करेंगे। फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए वो सेव करना चाहते हैं अपनी मनी को, लेकिन उनकी इनकम लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, तो यहां पर आप उसको सजेस्ट करो कि वो कौन सा खाता खोलेगा। तो अगर इनकम यहां पर लिमिटेड है तो उसके हिसाब से सबसे बढ़िया है कि वो ये वाली रिकरिंग डिपॉजिट करे, रिकरिंग। हाँ भाई, आपको पता ही है कि आप महाना कितना कमाते हो, तो उस महाना में से आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहो, हर महीने निकालते रहो। तो अपनी लिमिटेड इनकम, अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो आपने ये माना कि 2,000 रुपए में हर महीने निकालूंगा, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट खोल लो और इसके अंदर हर महीने अपनी लिमिटेड इनकम में से एक जमा राशि सेविंग की शक्ल में जमा कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। एक मुकर्रर वक्त के बाद वो चीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर अलग अलग किस्म के खाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जरा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। थर्टी वन देखिए, इफ अ पर्सन टेक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, एक शख्स ने अपनी वाइफ के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वाइफ के नाम पर, एंड इफ लेटर दे गेट डाइवोर्स विल इट अफेक्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? सीधा सा क्वेश्चन है, यदि किसी इंसान ने अपनी पत्नी के नाम पर बीमा पॉलिसी ली है तो उसने बेसिकली वो बीमा पॉलिसी अपने पत्नी के नाम पर करवाई है कि जिस दिन भी उसकी पत्नी रुड़की उस दिन उसका पैसा मिलेगा। अच्छा आदमी है, ठीक है जी। बीवी के नाम पर पॉलिसी करवाई है इसने कि बीवी का जीवन बीमा। अब हुआ क्या कि आगे साथ ना रहा तो डाइवोर्स हो गया, तो वो कह रहा है क्या इस शक्ल में भी वो जीवन बीमा पॉलिसी इसको मिलेगी या नहीं? ये क्वेश्चन है छोटा सा आपसे, तो क्या जवाब दे पाएंगे इसका? उस शख्स ने अपनी वाइफ के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ली है, आगे जाके उनका डाइवोर्स हो गया है, तो क्या ये पॉलिसी रहेगी? क्या वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे या नहीं? तो जवाब दे पाएगा कि वो दोनों आप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? ठीक है, लिख लीजिए जवाब के अंदर, असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा किसके केस में? सिर्फ इस वाले इंश्योरेंस के केस में, जीवन बीमा। जीवन बीमे के प्रिंसिपल के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपने ये बीमा कराया है, ये बीमा आपने अगर कराया है तो बीमे के शुरुआत में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या लिखा है मैंने? ये इंश्योरेंस के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि जिस तरह एक इंसान को अपने माँ बाप में इंटरेस्ट होता है, अपने बीवी और बच्चों में इंटरेस्ट होता है, ऐसे ही जब वो पॉलिसी ले, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसका भी पॉलिसी के तहत एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी के अंदर शुरुआत में ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। शुरुआत में उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया भी कि उसने अपने वाइफ की पॉलिसी कराई, लेकिन आगे वो काम नहीं चल पाया, तो इससे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा। हाथों हाथ दो लाइन और लिखते हुए चलिए,
अगर ये क्वेश्चन जीवन बीमा का नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, फिर फायर इंश्योरेंस है, और मरीन इंश्योरेंस है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। अगर ये इंश्योरेंस लाइफ का नहीं होता, फायर का होता या मरीन का होता, उस केस में अगर वो ये बोल देता कि उसने इंश्योरेंस कराया और बाद में कराने के बाद उसने जो है रफा दफा कर दी, बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं रह पाता। इन दोनों इंश्योरेंस के अंदर शुरुआत में भी इंटरेस्ट का रहना और आखिर में भी इंटरेस्ट का रहना, जब पॉलिसी का क्लेम मिल रहा हो उस वक्त तक इंटरेस्ट का रहना जरूरी है। तो यह थोड़ी सी समझने की चीज है। 3 अलग अलग इंश्योरेंस की किस्में आपने पढ़ी थी, लाइफ, मरीन और फायर। आग का इंश्योरेंस, पानी का इंश्योरेंस और जीवन बीमा। तो जीवन बीमा के केस में थोड़ा सा चेंज है, मरीन और फायर के केस में बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां थोड़ी सी बात आपने अच्छे से याद रखनी थी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? The ship carrying oranges was insured against losses arising from accident with the insurance company। एक शिप के अंदर बहुत सारे संतरे जा रहे हैं और उसने एक बीमा कंपनी से अपने नुकसान से बचने के लिए बीमा करा लिया, ठीक है जी, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? हाँ जी, ठीक है। तो शिप जा रहा है, उसके अंदर संतरे हैं और उसने संतरों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीमा करा लिया। आगे क्या हुआ जी? द शिप reached the port safely and there was a delay in unloading the oranges from the ship। शिप वक्त पर तो नहीं पहुंच पाई लेकिन अपने जगह पर पहुंच गई और जहाज से संतरे उतारने में देरी हुई। समझ रहे हैं मेरी बात आप? शिप अपने मकाम पर पहुंच गया लेकिन अनलोडिंग की वजह से उसमें वक्त ज्यादा लग गया। नतीजा यह हुआ कि संतरे खराब हो गए। समझ रहे होंगे आप ये बात भी, क्योंकि ताखीर हो गई है, खाने की चीज है, वक्त के हिसाब से खराब भी हो जाती है। संतरे खराब हो गए। क्या बीमा कंपनी बीमा धारक को कोई मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी? क्या इस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी पे एनी कंपनसेशन टू इंश्योर्ड? जल्दी से बताइए कौन सा मदरसा इसका जवाब देगा कि इस शक्ल में इंश्योरेंस कंपनी को उनको पैसा देना चाहिए या नहीं? जल्दी से, इसके अंदर आप सबका शामिल होना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, रेज हैंड करके बताएंगे कि भाई क्या जवाब होना चाहिए। जो चीज सही पता होनी चाहिए थी कम से कम वो आपको पता है कि मुआवजा मिलेगा तो नहीं, ये बात अच्छी है। अब मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा उसके लिए आगे आप नोट कर लीजिए। देखो, मुआवजा मिलना ना मिलना है किस चीज पर तय है? ये इस चीज पर तय है कि जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, 7 प्रिंसिपल जो आपको बिल्कुल किसी हालत में छोड़ के नहीं जाने, उन 7 प्रिंसिपल के अंदर कोई ना कोई प्रिंसिपल हुआ होगा जो पूरा नहीं हो रहा होगा। तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल था, नाम था प्रॉक्सिमेट कॉजा। प्रॉक्सिमेट कॉजा, अरे ये क्या प्रिंसिपल था भाई साहब? ये प्रिंसिपल ये था कि जब भी आपका कोई नुकसान होगा तो नुकसान की करीबी वजह निकाली जाएगी कि उसकी करीबी वजह क्या रही। अगर वो करीबी वजह कॉन्ट्रैक्ट में हुई तो पैसा मिलेगा, वरना फिर आपको हर्जाना नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल हमने पहले भी करी थी कि मान के चलिए आपने करवाया था आग का इंश्योरेंस कि मेरा सामान जल ना जाए, लेकिन हुआ ये कि आपके गोडाउन में हुई पहले चोरी और चोरों ने मारी एंट्री और सामान लूट पाट करके उन्होंने लगा दी वहां पर आग। तो वहां पर जब हमने क्लोज रीजन पता लगाया तो रीजन थे 2, आग भी लगी और चोरी भी हुई। तो जब हम करीबी वजह की तरफ चले तो पता चला चोरी की वजह से ये हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई साहब आग वजह बनी होती तो हम पैसा यानी मुआवजा देते, लिहाजा आग लगी है लेकिन आग करीबी वजह नहीं है। तो यहां पर भी ऐसे ही है, सामान आपका पूरा प्रॉपर पहुंच चुका है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग या किसी और दिक्कत की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, अगर वो चीज हो गई तो हम उसके मुआवजे के लिए नहीं देंगे पैसा। ठीक है जी।
अगला छोटा सा क्वेश्चन है, होलसेलर रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर देयर बिजनेस। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से आप में से कोई भी सही गलत बता सकता है। ये जो थोक व्यापारी होते हैं, इनको अपना काम शुरू करने के लिए कम पैसों की जरूरत पड़ती है, सही या गलत? जल्दी से, निहायत ही आसान क्वेश्चन। कौन से व्यापारी की बात हो रही है? थोक व्यापारियों की बात हो रही है। समझ रहे होंगे आप, होलसेलर्स, इनको अगर अपना बिजनेस करना है तो ये कह रहा है इनको कम पैसे की जरूरत पड़ती है, सही या गलत? मदरसा फैज उल उलूम, ये अनम्यूट कर कर जवाब दे। जी फरमाइए। थोक व्यापारी बनने के लिए आपको कम पैसे में काम हो जाएगा, आपका कारोबार शुरू हो जाएगा, सही या गलत? सही। ये तो तुम ऐसा सही बता रहे हो जिस सही पे गलत लग जाएगा। थोक व्यापारी बनने के लिए हमें कम पैसों की जरूरत पड़ती है। मदरसा शाह मोहम्मद इलियास, आप बताओ बेटा। इनको म्यूट कर दिए। हाँ, मदरसा शाह मोहम्मद इलियास, बेटा अनम्यूट करिए और इसका जवाब बताइए कि थोक व्यापारियों के लिए कम पैसे की जरूरत पड़ती है कारोबार को शुरू करने के लिए, सही या गलत? बस इतनी सी बात है। जी बताइए। आप होलसेलर कौन होते हैं, जरा मुझे बताएंगे आप? होलसेलर कौन होते हैं? जो होलसेलर कौन होते हैं, जो ज्यादा मिकदार में सामान खरीदते बेचते हैं या कम मिकदार में खरीदते बेचते हैं? ज्यादा मिकदार में। तो मेरे लाल, जब ज्यादा मिकदार में सामान खरीदोगे बेचोगे तो कीमत कम लगेगी, ये कैसे हो सकता है? कारोबार चलाने के लिए आप सामान खरीद रहे हो बहुत सारा और कह रहे हो पैसा लग रहा है कम, ये तो बहुत जबरदस्त काम है। तो अगर कारोबार के अंदर सामान ज्यादा खरीदना है तो पैसे भी तो ज्यादा चाहिए होंगे, तो पहला स्टेटमेंट है फॉल्स। तो होलसेल बिजनेस रिक्वायर नॉट स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर देयर बिजनेस। तो यहां पर आपको ज्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन फिर देखते कौन सा मदरसा बताएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रूट टेकन बाय गुड्स एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कहना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये एक तरीके का रास्ता होता है जिस रास्ते के तहत सामान प्रोड्यूसर से सारिफीन तक पहुंचाया जाता है, सही या गलत? हाँ जी, मदरसा फैजुल उलूम बताओ जी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सामान को प्रोड्यूसर से लेकर सारिफीन तक पहुंचाना, सही या गलत? सही है। वाह, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जज्बात उमड़ गए हैं इनके, भैया भी बहुत बड़ा पेपर है। ठीक है, यहां पे याद रखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फाज है, सबक के अंदर है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है सामान जो बनाया गया है वो किस तरह तक सारिफीन तक पहुंचाया जाए, उसके अंदर बीच में एक बिचौली रखें, 2 बिचौली रखें या 3 बिचौली रखें। खैर मकसद होता है सामान बनाने वाले से लेकर सामान खरीदने वाले तक पहुंचाना, इसी को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, कोई भी बता सकता है। होलसेलर एक लिंक है प्रोड्यूसर और किसके बीच में? होलसेलर किस किसके बीच में आता है? एक तो हो गया पैदावार करने वाला,
और दूसरा कौन होता है जिन दोनों शख्सों के बीच में ये आता है? बताओ, कौन बताएगा? होलसेलर यानी थोक खरीदार जो होते हैं, ये किस किस के बीच में दाखिल होते हैं? जिसमें एक का उसने लिख दिया है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, तो दूसरा शख्स कौन होगा जिन दोनों के दरमियान में आएगा? कौन है वो? मदरसा इस्लामिया वक्फ सूरत। हाँ, कौन आएगा वो? अनम्यूट करके अपना जवाब जी बताइए। नहीं नहीं, शॉपकीपर अल्फाज सही नहीं है, अल्फाज का ही खेल है सारा। सोचो, प्रोड्यूसर ने सामान बना दिया, होलसेलर बीच में है, तो किसके पास जाएगा? मेरे लाल, बिचौली का नाम बताना है। होलसेलर सामान किसको देता है आगे? हाँ, किसने कहा रिटेलर? हाँ, सबने कह दिया, माशाल्लाह। आंसर है रिटेलर। होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के दरमियान में आता है। अब जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर एक चार्ट बना लो, जल्दी से बना लो। यह आ गया प्रोड्यूसर, ठीक है जी भाई साहब। इसके बाद आ सकता है एजेंट, ये पहला कौन है? ब्रोकर है, मिडलमैन है। दूसरा आया होलसेलर, इसके बाद तीसरे नंबर पर आया रिटेलर और चौथे नंबर पर आया कंज्यूमर। इस पूरे चार्ट को ऐसे ही बना लो और याद रखो कौन किसके बीच में आ रहा है। ये पहला मिडिलमैन है, ये दूसरा मिडिलमैन है और ये तीसरा बिचौली है। इस तरह से तीन बिचौली प्रोड्यूसर से सारिफीन के बीच में आते हैं। एक के अंदर होलसेलर हो सकता है या रिटेलर हो सकता है, दो आ गए तो ये दो हो सकते हैं। जब तीन की बात होगी तब एजेंट बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में उसने क्या लिखा? होलसेलर प्रोड्यूसर और किसके बीच में लिंक होता है, ये लिखा हुआ अल्फाज। तो आप पहचान गए, ये कड़ी है रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे रिटेलर act as a dash between the wholesaler and the consumer। और रिटेलर होलसेलर, ये जो रिटेलर है भाई साहब, ये बीच में है किसके? होलसेलर और कंज्यूमर के। तो यहां पर अल्फाज क्या लिखोगे? लिंक। कितना आसान सा। रिटेलर एक्ट एज अ लिंक, ये एक कड़ी है किसके बीच में? होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। तो यहां पर एक अल्फाज आपको लिखना था और वो अल्फाज आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हिंट की शक्ल में मिल रहा था अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते। उसने पहले क्या कहा? होलसेलर एक जरूरी कड़ी है इन दोनों के बीच में। फिर कह रहा है रिटेलर डैश है इन दोनों के बीच में, तो कड़ी है। थोड़े से मैं आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, 2 मार्क वालों से आगे बढ़ के। BIS स्टैंड फॉर, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है जी। चलिए बड़े क्वेश्चन की तरफ चल दे। 2 मार्क वालों से आगे, वैसे मैं आपको दिखाता हूं, चलूं 2-2 नंबर में भी जो क्वेश्चन है। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? कोई अपने शब्दों में बताइए, अपने अल्फाजों में। तो यहां पर आप खूबसूरत सी पार्टनरशिप की तारीफ लिखेंगे। ठीक है जी। पार्टनरशिप का कानून लिखेंगे 1932 और उसके बाद 2-3 बातें जो भी आपको पार्टनरशिप के बारे में पता है वो लिखेंगे कि भाई पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर वो अपने नफे और नुकसान को बांटते हैं, चाहे वो सब काम करें या चाहे उनमें से कोई एक काम करे।
फिर उसके बाद आपने कहा पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है जी, कि भाई पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होता है कि पार्टनरशिप के खुसूसियात बता दी कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप के अंदर जो होते हैं वो सारे पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। और पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इस तरह से आपने प्यारे से अल्फाजों में अपने बता दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो खुसूसन जिसका मकसद ये होता है कि हमारे जो मेंबरान हैं अगर उनको क्रेडिट की यानी उधार की जरूरत पड़े तो हम वो उधार उनको मुहैया कराएं कम से कम ब्याज के ऊपर, बजाय इसके कि उनको लोन लेना पड़े किसी बैंक से, तो हम उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी दे दें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर। आपके लिहाज से एक अशिक्षित उपभोक्ता के लिए कौन सा मीडिया का रोल इस्तेमाल करना बेहतर है। जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो देखो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंदर दो शक्लें आसान हैं, एक तो ये दिखाना और एक सुनाना, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आपको पता है कि कोई इंसान पढ़ नहीं सकता तो आपको क्या उसको जानकर, जब वो पढ़ नहीं सकता जानकर उसको लिख के दोगे पढ़ के दिखा, तो भाई साहब पढ़ना ही तो नहीं आता, नहीं तू ही पढ़ेगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो आप उसको रिटर्न में नहीं दे सकते कुछ, तो फिर क्या कर सकते हो, रेडियो पे सुना दो, टीवी में दिखा दो, ये चीज आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन होता है, अच्छे से बताइए। तो यहां पर आपको सारिफीन की तारीफ लिखकर 2-3 जुमले एक्स्ट्रा लगाने हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो तो कह रहा है सारिफीन के तहफ्फुज के कानून के तहत आपको कोई से 2 रिलीफ बताइए। रिलीफ का मतलब क्या है, आपको 2 राहतें कौन सी मिली हैं। भाई अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो आपको क्या राहत मिलेगी, तो आप नोट कर लीजिए, राहत की शक्ल में आपको राहत फतेह अली खान तो नहीं मिलेंगे, है ना जी। हाँ, वो राहत नहीं चाहिए आपको राहत वैसी चाहिए कंपनसेशन की शक्ल में। तो आपने कहा कि हमें राहत की शक्ल में रिफंड मिल सकता है, कि हमें हमारे पैसे वापस दे दिए जाए। हाँ भाई सब सही नहीं चला, लो भाई अपने पैसे वापस ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। रिफंड नहीं मिल सकता तो फिर क्या कर सकता है, वो आपको रिप्लेस कर सकता है, कि आपका ये सामान खराब निकला है, लाइए बाबूजी मैं इसको बदल देता हूं। राहत की शक्ल में ये हो सकता है। तीसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि आपको हर्जाना मिल जाए, अगर आपका कोई नुकसान हो गया है तो आपको कोई कंपनसेशन यानी हर्जाने की शक्ल में, मुआवजे की शक्ल में पैसा मिल जाए, ठीक है जी। ये कुछ शक्लें हैं जिसके अंदर आपको राहत मिल जाती है अगर आपके साथ कोई भी वारदात हुई है तो पैसा वापस मिल जाना, चीज वापस मिल जाना, चीज की रिपेयरिंग कर देना, ये भी रिलीफ के अंदर दाखिल है। अरे इसमें कोई दिक्कत हो गई है, चलिए मैं आपको ठीक करा के दे देता हूं, तो रिपेयर भी करके दे सकता है। तो ये सारी शक्लें आपके लिए क्या है, रिलीफ की शक्लें। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कोपरा। ध्यान से पढ़ना बेटा, कभी खोपरा लिख दो, कोपरा है कोपरा की, कोपरा की फुल फॉर्म क्या है, सी की आ गई कंज्यूमर, CO कंज्यूमर, P आ गया आपका प्रोटेक्शन, A आ गया एक्ट, तो PR और कोपरा, CO कंज्यूमर, PR प्रोटेक्शन और A मतलब एक्ट। हाउ डज इट बेनिफिट कंज्यूमर, आपको क्या लगता है इस कानून के बनने से कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, तो आप वहां पर बताओगे कि कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होती थी, जो उनके साथ धोखाधड़ी होती थी, जो उनके साथ फरेबबाजी होती थी, उस पर राहत मिली कंज्यूमर को। और इसके कानून के आने से अब कंज्यूमर अकेला नहीं है, वो एक संगठन की शक्ल में है, एक ग्रुप की शक्ल में है यहां पर आकर, यानी कंज्यूमर को कुछ लीगल राइट्स मिल गए हैं, कुछ ऐसे कानूनी चीजें मिल गई हैं जिसके तहत अगर उनके साथ अब उनके अधिकारों को तोड़ा गया तो फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये कोपरा एक्ट से पहले नहीं होता था, अब है। कोई 2 समस्या बताइए जो कंज्यूमर फेस करता है। आप ध्यान से जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, बैक टू बैक क्वेश्चन सिर्फ सारिफीन के सबक में से ही है, ठीक है जी। तो यहां पर अगला क्वेश्चन,
कोई सी दो समस्या। तो बेटा आपको जो समस्या समझ आए वो लिख देना, बस कुछ अजीब सी मत लिखना। मतलब यह है नकली सामान एक समस्या है, कीमतों में बढ़ोतरी एक समस्या है, यानी कीमत है उससे ज्यादा लेना, मोल भाव में कमी एक समस्या है। ये सारी समस्या है जो आज सारिफीन झेल रहे हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हो उसमें। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। शुरुआत के सबक के अंदर था नॉन इकोनॉमिक मतलब गैर मईशती सरगर्मियां। ये कौन सी होती थी? गैर मईशती सरगर्मियां वो होती थी जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। तो वो कह रहे हैं अपने आसपास कोई बताइए, खेलना, पढ़ना, इबादत करना। ये सारी शक्लें ही नॉन इकोनॉमिक है। और बाकी आपके आसपास कुछ और नजर आ रहा हो तो देख लीजिएगा। कोई किसी की खिदमत कर रहा हो वो आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट की तरीके से, यानी इसके फायदे से कारोबार को करना। ई कॉमर्स की कोई दो शक्लें बताइए, तो याद लिख लीजिए कहीं पे भी साइड में, B2B, B2C, C2C। ठीक है जी, ये आपके पास किस्में हैं ई कॉमर्स की। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन जाता है। अगला क्वेश्चन, एटीएम करो वो पेटीएम नहीं है, एटीएम है ये, एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या होता है? तो आप बताओगे एटीएम एक मशीन होती है जिस मशीन में हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए से अपनी रकम को निकालते हैं। निकालने का भी, और अब तो खैर एटीएम के जरिए डिपॉजिट भी होता है। ये एक तरीका है। ये सारिफीन के, ये बैंक के ग्राहकों को किस प्रकार मदद करता है? इसमें मदद ये है कि एटीएम मोस्टली 24 घंटे ही खुले होते हैं। बैंक की तो टाइमिंग होती है, तो आप उस टाइम के बाद तो पैसा निकालने नहीं जा सकते। लेकिन एटीएम अगर मौजूद है तो आपको 24/7 कन्वीनियंस यानी सुविधा मिलती है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। फायदा हो गया। ठीक है जी। तो आपको पैसे की निकालने के, पैसे की जमा करने की एक सुविधा मिलती है, एक आसानी मिलती है, जिसके अंदर आप अपनी रकम को कभी भी जमा और कभी भी निकाल सकते हो। यह बात जरूरी है कि एटीएम से विड्रॉ करने के लिए एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो बस यहां पर आपके लिए आसानी है। अगला क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक के कोई 3 काम बताइए। तो कमर्शियल बैंक के देखो पहले 2 करीबी काम जो है सबसे जरूरी वो है पैसे जमा करना और उधार देना, पैसे जमा करना और उधार देना। लेकिन यहां पे वर्ड लिखा है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी फंक्शन में आप नाम लिख लीजिए। एजेंट बनकर काम करना, लॉकर देना, लॉकर फैसिलिटी सुना होगा आपने, लॉकर। ट्रेवलर्स चेक, भाई आप कहीं दूर जा रहे हो और आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपको डर लग रहा है इतना सारा कैश लेके जाऊंगा, थोड़ा सा ऐसा ना हो कि लोग लूटम लाठी मचा ले, तो आप यहां पर ट्रेवलर्स चेक बनवाकर उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बैंक की तरफ से मिलने वाली आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, लॉकर का मिलना। ठीक है जी। और बैंक आपके लिए एजेंट बन के काम करता है, जिसमें आपको मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। लिहाजा खैर आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से करने हैं, ध्यान से आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, वह क्या तरीका होता है बैंक में खाता खुलवाने का, ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा तमीज से इसको आंसर को लिखना है कि हम बैंक के अंदर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद बैंक में खाता खुलवाने की एक स्लिप हमें फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को हम भरेंगे। उस फॉर्म के अंदर क्या क्या होगा वो सब आपको बताना है। उसमें हमारा नाम, पता, मोबाइल नंबर, मम्मी पापा का नाम, एड्रेस, ठीक है जी, और कुछ भी हमारा आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो,
ये चीजें हमारी लगाई जाती हैं और लगाने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को उनके साथ लगाकर उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है। और बैंक का खाता खुलवाते वक्त डिपॉजिट करते हुए एक अमाउंट की स्लिप भी हमें साथ में भरकर देनी पड़ती है। उसके अंदर हम 1000 रुपए 500 रुपए जो डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है जी। इंश्योरेंस का चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ेगा, लगभग यही है आपके सैंपल पेपर में। तो थोड़ा सा मेरी आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सीरियस रहे। लास्ट का मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस का पेपर आपका जो है वो पहला पेपर है। ठीक है जी। तो काफी सारे पेपर करने के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि किसके क्वेश्चन ज्यादा आए हुए। तो ये जो सारिफीन वाले सबक हैं इसके क्वेश्चन आपको काफी तहत मिलेंगे। सारिफीन के सबक के अलावा आखिर के जो 4 चैप्टर है इनमें से कुछ छोड़ के मत जाइएगा। आखिर के 4 चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। उसमें आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे इम्तिहान में, बड़े क्वेश्चन, छोटे नहीं बड़े। ठीक है जी। एक आपका जो ये वाला सबक है जिसके अंदर अलग अलग कारोबारी तंजीम बताई गई हैं, तनहा मिल्कियत, पार्टनरशिप, ये वाला सबक आप हरगिज किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। काफी क्वेश्चन इसके पेपर में मिलते हैं। टॉपिक के अंदर अगर देखा जाए इंश्योरेंस का टॉपिक आपके लिए बहुत कीमती है। इंश्योरेंस में से काफी क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक के क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरुआत में एक तरतीब बताई थी, उन्हीं तरतीब के हिसाब से आप अपने चैप्टर करने शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी अपने पास से क्वेश्चन लेकर आइए कि हमने पढ़ा था, पढ़ने के अंदर हमें ये चीज समझ नहीं आई या हमसे नहीं हो रही या इसका क्या तरीका होना चाहिए। तो उससे थोड़ा सा लगेगा हाँ इंटरेस्ट है सामने वाले को भी। ठीक है ना। खाली बैठ के सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, अब आपको प्रैक्टिकली तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करिए। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।